हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम डोज पे। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हड़प्पा काल की। जो सेकंड वीडियो है, इसमें हम देखेंगे कि जो हड़प्पा काल की सभ्यताएं क्या थीं, जिनमें से हम देखेंगे उसकी कृषि व्यवस्था क्या थी, व्यवसाय किस प्रकार का वह किया करते थे, और साथ में जो हड़प्पा है एक नगर नियोजन के लिए जो जानी जाती है कि उसका सुव्यवस्थित नगर नियोजन था। तो उसके नगर का नियोजन कैसा था, किस प्रकार से उनमें घर थे, जो उच्च वर्ग के लोग थे वह किस प्रकार से रहते थे, और जो सामान्य जनता थी वह किस प्रकार से रहती थी। साथ ही हम बात करेंगे उनकी कृषि व्यवस्थाएं, पशुपालन जिस जिस प्रकार से है, और उनकी व्यवसाय प्रणाली के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर हम देखा जाए कि हम जब इतिहास में जब हड़प्पा काल को देखते हैं, या फिर हम वैदिक काल को भी बाद में देखेंगे, तो हड़प्पा काल की जो चीज़ें हैं वह उनके जो साक्ष्य हैं वह लिखित में हमें कहीं से प्राप्त नहीं हुए हैं, क्योंकि उनके बारे में ऐसा नहीं कि किसी ने पहले कुछ लिख दिया हो। तो लिखित में साक्ष्य प्राप्त नहीं होते, इसलिए इनको थोड़ा समझना कठिन हो जाता है। और यह मात्र क्या है, हमारी काल्पनिक चीज़ें हैं। जिस प्रकार से खुदाइयों में साक्ष्य मिले हैं अलग अलग जगह से, उसके बेस पर हम क्या बनाते हैं, एक अवधारणा बना लेते हैं, विचार बनाते हैं, और इस प्रकार से सोचा जाता है कि शायद ऐसा रहा होगा। तो उसी कल्पनाओं के आधार पर हम पढ़ते हैं, क्योंकि इनकी जो लिपि है, या फिर जो चीज़ें सांकेतिक लिपि जिस प्रकार से बोल सकते हैं इसको, या भाव चित्रात्मक जो लिपि है, तो उसके हिसाब से भावों को समझना एक थोड़ा टफ हो जाता है। तो इसको अभी तक जो इनकी चीज़ें उनको पढ़ा नहीं जा सका है। तो सिर्फ हम उनके जो खुदाई या उत्खनन के चीज़ें जो मिली हैं, साक्ष्य मिले, उनके बेस पर हम इनको समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर बात करें सबसे पहले सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसके 3 चरण थे। 3 चरणों में क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का समापन होता है। जिसमें सबसे पहली बात की जाए तो पहला जो चरण था वह प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता के नाम से जाना जाता है, और इसको 3300 से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो जो प्रथम चरण था उसको 2600 से लेकर 3300 से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और यह क्या है, प्रारंभिक या हड़प्पाई सभ्यता का चरण। उसके बाद जो सेकंड चरण शुरू होता है वह परिपक्व चरण शुरू होता है। और जो परिपक्व चरण जो था, जब सेकंड चरण की शुरुआत हुई तब तक क्या था, जो पहला चरण था वह पूरी तरह से समृद्ध हो चुका था, और अपना जो नगर निगम जो इसकी नगर की जो व्यवस्थाएं थी वह पूर्ण रूप से सुचारू रूप से पूरी तरह से जो हड़प्पा सभ्यता थी वह समृद्ध हो चुकी थी। तो सेकंड आता है परिपक्व, और ये परिपक्व वाला है, यह 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसके बाद आता है 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व, इसको हम उत्तर हड़प्पाई सभ्यता कहते हैं। और 1900 में आते आते 1800 या 1900 के आते आते यह जो हड़प्पा सभ्यता थी वह अपनी समाप्ति की ओर थी, या फिर अपने उत्तरार्ध की तरफ चली जाती है, जिसमें क्या है, धीरे धीरे इसका समापन होने लगता है। तो हम इसके जो पतन के कारण है वह भी इस वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका पतन होता है। अगर हम बात करें तो इसका जो प्रथम चरण था, प्रारंभिक चरण था, इसको हाकरा चरण कहते हैं। हाकरा चरण की संज्ञा भी इसको दी गई है, क्योंकि ये जो घग्गर और हाकरा नदी के किनारे पर क्या है, इसके साक्ष्य मिले हैं। या फिर कहें तो पुराने समय पर सरस्वती नदी जिसको जाना जाता था, इसलिए इसको क्या है, हाकरा चरण भी कहते हैं। जो हड़प्पाई लिपि है, जो हड़प्पा लिपि है, उसमें क्या है, जैसे जो चीज़ें उनसे खुदाई में मिली हैं हमें, वह क्या है, भाव चित्रात्मक है। इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो इसलिए इनको समझना थोड़ा टफ है। और यह क्या है, इसकी लिपि जो क्या है, भाव चित्रात्मक लिपि है हड़प्पा काल की। अब हम बात करेंगे हड़प्पा काल की नगरीय योजना और इसकी बनावट के बारे में, कि किस प्रकार से जो हड़प्पा के नगर थे वह और उनकी बनावट क्या थी। तो हड़प्पा जो सभ्यता है, वास्तव में देखा जाए तो यह अपने नगर नियोजन के लिए ही जानी जाती है। जो हड़प्पा सभ्यता है, जो चारों सभ्यताएं, जिसमें मेसोपोटामिया या फिर चीन या मिस्र की जो नील नदी की सभ्यता, उन सब में देखा जाए तो सबसे समृद्ध जो सभ्यता थी वह भारत की हड़प्पाकालीन सभ्यता ही थी, या फिर कहें तो सिंधु घाटी सभ्यता थी। और यह क्या थी, यह अपने नगर नियोजन की वजह से प्रचलन में है। और नगर नियोजन जो था इसका बहुत बेहतर ढंग से था। आप कल्पना कर सकते हो उस समय पर, तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब इसको समझना इसलिए टफ है। आप उस समय पर कल्पना करोगे कि किस प्रकार से जो चीज़ें हैं वो खुदाई में मिली हैं, हम किस प्रकार से पता लगा पा रहे हैं कि उनका नगर नियोजन था। तो जो बड़े बड़े टीले थे, टीलों की जब खुदाई की गई तो वहाँ देखा गया कि जो रोड थी वह सुव्यवस्थित रोडें होती थी, पानी का निकास के लिए नालियाँ होती थी, कुंड, स्नानागार, यह बहुत सारी चीज़ें, या फिर कहीं अन्नागार तक जो है यहाँ मिले हैं। और साथ में देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट के लिए जो था, व्यवसाय करने के लिए बंदरगाह तक भी क्या है, इस सभ्यता से जो इसके साक्ष्यों से प्राप्त हुए हैं। तो यह जो व्यवस्था थी वास्तव में नगरीय व्यवस्था थी, और ईंटों के पक्के मकान होते थे, जिसके लिए यह प्रचलन में रहती है। तो नगरीय व्यवस्था, जो इसकी नगरीय योजना थी, उसमें क्या है, जो मोहनजोदड़ो और जो हड़प्पा हैं उसमें 2 तरह के नगर मिलते हैं।
जो मोहनजोदड़ो या हड़प्पा, उसमें दो तरह के नगर मिलते हैं, जिनमें एक में क्या होता था कि जो ऊंचाई पर स्थित होते थे वह दोनों में दुर्ग होते थे। तो हड़प्पा में क्या है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अपने अपने क्या थे, दुर्ग थे। तो जो ऊंचाई पर जो जगह होती थी, ऊंचाई ऊंचाई पर स्थित क्या होते थे, दुर्ग होते थे। तो यह माना जा सकता है कि जो दुर्ग होते थे ऊंचाई पर स्थित हैं चूंकि, तो यहाँ पर क्या है, शासक वर्ग रहता होगा। तो यह भी कल्पना के तौर पर हम इसको मानते चले आ रहे हैं कि जो ऊंचाई पर जो सुव्यवस्थित नगर थे उनके दुर्ग होते थे, और दुर्गों में कौन रहता होगा, जो शासक होते थे, जो किले होते थे उनमें शासक वर्ग रहा होगा, या फिर कुलीन वर्ग या उच्च वर्ग जो है वह रहता होगा। तो अब दुर्ग के नीचे जब नीचाई पे जो स्थित होता था शहर, वह भी क्या है, उनके जो मकान थे वो ईंटों से बने होते थे, और वहाँ यह माना जाता है कि जो सामान्य जनता थी या सामान्य लोग जो थे वह क्या थे, नीचे के स्तर पर रहते थे, और उनके लिए भी जो उनकी व्यवस्था थी, नगरीय योजना थी, वह भी क्या थी, पक्की ईंटों से बने होते थे। तो दो तरह के यहाँ से हम नगरीय योजना को देख सकते हैं। दुर्ग जो थे उसको उच्च वर्ग के लोगों के लिए यूज में लाया जाता रहा होगा, और साथ में अगर सामान्य ईंटों से निर्मित नगर होते थे वहाँ पर आम जनता रहती थी। साथ में बात करें कि जो इनकी जो नगर नियोजन था, जो हड़प्पा कालीन नगर नियोजन था, वह गृह प्रणाली पर आधारित था। गृह प्रणाली पर आधारित इस प्रकार से था कि मान लिया कि ये इस प्रकार से एक रोड जा रही है, उसके बाद यहाँ रोड होती थी, यहाँ मकान होते थे। तो इस प्रकार से क्या है, यह क्या है, 90 डिग्री के कोण पर जो है आपस में जो रोड हैं काटती थी। तो यह क्या थी, जो प्रणाली थी वह गृह प्रणाली थी। तो इनके नगर नियोजन की बात की जाए, हड़प्पा कालीन नगर नियोजन था, उसमें ग्रिड प्रणाली पर आधारित नगर होते थे, और साथ में जो सड़कें थी वह समकोण पर एक दूसरे को काटती थी, और जल निकासी के लिए जो था वह पक्की नालियों का प्रयोग हुआ करता था। तो जल निकासी के लिए भी पक्की नालियों का प्रयोग हुआ करता था, और साथ में जो पक्की नालियां वह क्या है, उनमें ईंटें बिछी होती थी, और उनसे क्या होता था, जल का निकास किया जाता था। तो आज के तौर पर अगर हम देखें, जो आज की आधुनिक जो काल है, तो आज जिस प्रकार से नगर नियोजन है उसी प्रकार से उस सदी में भी क्या है, यह नगर नियोजन रहा था। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि हड़प्पा जो सभ्यता थी वह कितनी समृद्ध रही होगी। तो सड़कें और जल निकासी का प्रबंध। साथ में बात की जाए कि जो हड़प्पा जो कालीन की सभ्यता है उसकी जो सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि जहाँ जो ईंटों का प्रयोग होता था वह जली हुई ईंटों का प्रयोग होता था। जली हुई ईंटों से मतलब यह है कि जो मिट्टी की खुदाई करते थे पहले लोग, फिर उनको ईंटों को एक सांचे में ढाल कर और ईंटों को क्या कर दिया जाता था, पका दिया जाता था। जिस प्रकार से आज जो ईंटों को भट्टों पर पकाया जाता है, सेम उसी प्रकार से क्या है, ईंटों को पका दिया जाता था और पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे। बाकी की अगर हम बात करें मिस्र की या मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, उसमें देखा जाए तो उसमें कच्ची ईंटों का प्रयोग, जो मिट्टी की ईंटें होती थी कच्ची, उनका प्रयोग जो था नगरों के लिए किया गया था। तो भारत में जो हड़प्पा सभ्यता उसमें क्या है, पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है। और जो प्रत्येक घर था उसमें हर घर में, अगर नगर नियोजन के हिसाब से हर घर में स्वयं का बाथरूम होता था, और साथ में क्या होता था, जैसे बाथरूम के लिए स्नानागार होता था, और हर घर में होता था एक आंगन। तो इस प्रकार से जो आंगन और हर घर में स्नानागार होता था या बाथरूम होता था। कई जगह पे क्या है, मोस्टली जगहों पर कई घरों में स्वयं के कुएं भी प्राप्त हुए, लेकिन अगर राजस्थान के कालीबंगा को छोड़ दिया जाए तो कालीबंगा में कुछ घरों में कुएं जो हैं वहाँ से उनके साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। तो आंगन और स्नानागार जो है हर घर में जो नगर नियोजन की प्रणाली में शामिल था। अब हम बात करेंगे हड़प्पा काल की कृषि या व्यवसाय क्या था। तो जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी उसमें जो मुख्य तौर पर जो कार्य होता था, वह जो धंधा था वह कृषि का ही धंधा था। तो कृषि आमतौर पर की जाती थी, और जो कृषि के लिए भी क्या है, बहुत प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। अगर हम बात की जाए कपास, जो कपास जो है, कपास की अगर सर्वप्रथम खोज या खेती की बात करें या उपजाने की बात करें, तो हड़प्पा लोगों ने ही सबसे पहले कपास की खेती की थी। और कपास की जो भारत में उत्पादन का श्रेय जो जाता है वह हड़प्पा कालीन लोगों को ही जाता है। तो यहाँ पे जो इंडो यूनानी थे उन्होंने इस कपास को सिंडन के नाम से बाद में पुकारा है। तो कपास की जो खेती थी सर्वप्रथम, जिसका उगाने का जो श्रेय जाता है वह हड़प्पाई लोगों को ही जाता है। साथ में बात करें, गेहूं की खेती वह करते थे, जौ की खेती करते थे, सरसों, तिल, मसूर। तो गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर इनकी भी खेती करते थे। साथ में जो तरबूज होता था उसकी भी खेती क्या है, हड़प्पा लोग जो है करते थे। अगर बात करें गुजरात में, तो गुजरात से एकमात्र बाजरे के साक्ष्य भी कहीं कहीं से मिले हैं। हालांकि जो बाजरे के साक्ष्य मिले हैं वो बहुत मात्रा में नहीं मिले हैं, तो कहीं कहीं जो गुजरात है वहाँ से बाजरा के साक्ष्य भी मिले हैं। तो यह भी अनुमानित है कि बाजरा की खेती से भी क्या है, वह लोग भली भांति
जागृत भली भांति उनसे जान पहचान थी और वह बाजरे की खेती जो है किया करते थे। अगर बात की जाए चावल की, तो जो चावल के साक्ष्य मिले हैं वो चावल की भूसी वह लोथल से मिली है। हालांकि चावल को अगर इस प्रकार से देखा जाए तो चावल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं प्राप्त हुआ है, तो चावल से भली भांति वह प्रचलन में नहीं थे। तो हमने देखा गुजरात से बाजरा, गेहूं, जौ, सरसों, तिल और मसूर की खेती और तरबूज की खेती जो है हड़प्पाई लोग किया करते थे, और साथ में जो कपास का श्रेय जाता है वह भी हड़प्पाई लोगों को जाता है। अगर हम व्यवसाय में भी देखें तो जो लोथल जो है वहां से घोड़े की प्रतिमा जो है, जो लोथल है वहां से घोड़े की प्रतिमा का भी मूर्ति जो है जो मिट्टी से बनाई हुई मूर्ति घोड़े की वह प्राप्त हुई है। साथ में बात करें व्यवसाय और कृषि में तो मोहर और टेराकोटा, तो आपने देखा था जब हम इनके स्थलों को देखा था कि कहाँ कहाँ से क्या साक्ष्य मिले हैं, तो जो मोहर होती थी टेराकोटा की मोहर, और ये क्या है इनका जो बहुत अधिक मात्रा में जो है पाया जाना, इससे यह पता लगाया जा सकता है कि जो व्यवसाय था उसमें यह क्या थे, मोहर बनाने का भी कार्य जो है किया करते होंगे। तो मोहर बनाने का कार्य वह लोग करते थे। साथ में मूर्तियां जो हैं उनके साक्ष्य में मिली हैं, तो मूर्ति बनाने का कार्य भी क्या है हड़प्पाई लोगों द्वारा व्यवसाय जो था मुख्य व्यवसाय रहा होगा। तो कृषि के साथ साथ अन्य व्यवसाय जैसे मोहर बनाना या मूर्तियां बनाना, यह सब क्या है हड़प्पाई लोगों से प्राप्त हुआ है। अगर कृषि में देखा जाए तो कृषि में जो बैल जो होते थे खेत की जुताई के लिए बैलों को क्या है कार्य में लाया जाता था, तो बैल का जिक्र हुआ है, तो बैल के साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं उससे यह बैल और हल जो है वह भी मिले, तो इनसे लगाया जा सकता है कि जो बैल का प्रयोग जो है हड़प्पाई लोग खेती में करते होंगे। और जो फसल होती थी तो फसल काटने के लिए वह क्या थे, जो पत्थर के हाशिए होते थे उनसे वह फसल काटा करते थे। तो खेती के साथ साथ अगर कृषि के साथ साथ देखा जाए तो पशुपालन भी इनका धंधा था, और प्रमुख जो पशु या फिर कहें तो पालतू पशु जो हड़प्पाई काल में जो हैं जिनकी चर्चा या फिर जिनके अवशेष मिलते हैं वह था बैल, कुत्ता। तो कुत्ते को आपने देखा था चहुंदड़ों से क्या है बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र जो वहां से प्राप्त हुआ था। तो साथ में क्या है बैल, कुत्ता, बिल्ली, ऊंट के साक्ष्य जो हैं वह भी प्राप्त हुए राजस्थान से। तो ऊंट का भी क्या है प्रचलन में था या फिर पालतू जानवर के रूप में इसको माना जा सकता है। सांड, गैंडा और हाथी, तो यह लोग जो थे कुत्ता, बैल, बिल्ली, ऊंट, सांड, गैंडा और हाथी से प्रचलित थे, भली भांति प्रचलित थे। लेकिन बात की जाए घोड़े की, तो घोड़े के जो साक्ष्य हैं वह एकमात्र जो है लोथल से प्राप्त हुए हैं, गुजरात के से। तो यह मान सकते हैं या फिर हम इस प्रकार अंदाजा लगा सकते हैं कि वह लोग घोड़े से भली भांति जागरूक नहीं थे। अगर हम बात करें हड़प्पाई अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था जो है तो आपको पता है वह खेती का जो उनका कार्य था, मुख्य कार्य खेती का था। तो खेती के साथ साथ वह क्या है थोड़ा बहुत व्यवसाय करते थे, और जो व्यवसाय जो था वह क्या था वस्तु विनिमय पर आधारित था। तो जब व्यापार था, क्योंकि मोहरों का प्रयोग आपको इसमें मोहरें प्राप्त हुई हैं खुदाई से, साथ में क्या है जो बाट जो है वह भी क्या है प्राप्त हुए हैं, तराजू भी क्या है साक्ष्यों के रूप में जो है प्राप्त हुए खुदाई में। तो इनसे यह अंदाज लगाया जा सकता है कि वह लोग व्यवसाय तो करते थे, लेकिन व्यवसाय क्या है वस्तु विनिमय पर आधारित रहा होगा या फिर नाम मात्र का व्यापार रहा होगा। तो व्यवसाय की बात करें तो जो मोहरें प्राप्त हुई हैं बहुत सारी मात्रा में, तो यहाँ से यह लगाया जा सकता है प्रचार कि जो व्यवसाय का कार्य भी कौन है हड़प्पाई लोग किया करते थे। और जो बाट जो थे तोल या माप के लिए 16 के गुणज में जो है बाट प्राप्त हुए हैं खुदाई में। 16 के गुणज का मतलब है कि मान लिया जाए 16 किलोग्राम का, 32 किलोग्राम का, 64, 48 इस प्रकार से। तो 16 के मल्टीपल में जो है वह क्या है बाट प्राप्त हुए हैं खुदाई में। व्यापार में बात की जाए तो पत्थर, धातु, सीफ और शंख, क्योंकि यह लोग क्या है मोस्टली क्या है इनकी जो नदियों के जो सिंध नदी है या फिर सरस्वती नदी थी, इन नदियों के जो तट थे उन पर यह लोगों का वास रहा होगा या रहते होंगे, इसलिए क्या है शंख, सीप इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वह नदियों से प्राप्त करते थे और उन्हीं का क्या करते थे व्यापार करते थे। तो पत्थर, धातु में बात की जाए तो कांस्य से बहुत प्रचलित थे, और साथ में सोना, लोहा, लोहे से ये लोग जो है हड़प्पा कालीन लोग प्रचलन में नहीं थे, केवल एकमात्र लोहे से प्रचलित नहीं थे। तो साथ में क्या है जैसे कांस्य था उससे भली भांति प्रचलन में थे और जानते थे। तो इसलिए क्या है पत्थर, धातु और सीप, शंख का जो है व्यापार करते रहे होंगे। साथ में हमने देखा था कि जो गुजरात से क्या है मानव निर्मित बंदरगाह जो है उनके साक्ष्य मिले हैं। तो इससे यह पता लगता है कि इनकी जो नौसेना थी
एक तरह से आज की नौसेना से अगर हम इसको कंपेयर करें तो इनका जो नौवहन था या फिर नौसेना थी वह भी इनके पास होती थी। और साथ में नाव बनाने का काम भी कौन करते थे? हड़प्पाई लोग करते थे। तो नाव बनाने का काम भी हड़प्पाई लोग करते रहेंगे। और जो अरब सागर था उसमें इनके पास कुशल नौवहन के संसाधन थे। तराजू जो है लोथल से प्राप्त हुआ है, तो इससे यह अंदाज लगाया जा सकता है कि जो तराजू का प्रयोग जो है तोल के लिए किया करते होंगे। और जो इनका काम था वह वस्तु विनिमय पर आधारित था। अर्थात मान लिया कि इनको, मान लो किसी को सोने की ज़रूरत है तो वह सोने को तोल देगा, किसी को गेहूं की ज़रूरत है, या फिर मान लिया किसी के पास गेहूं है किसी के पास जौ है, तो इन दोनों को जब व्यापार करना है तो वह गेहूं के बदले जौ दे देगा और जौ के बदले क्या है? गेहूं दे देगा। तो इस तरह से वस्तु विनिमय पर इनका व्यवसाय आधारित था। अब हम बात करेंगे शिल्प कला की। तो शिल्प कला देखी जाए तो हड़प्पा कालीन समय में शिल्प कला जो थी वह कांस्य की वस्तुओं का निर्माण सबसे ज़्यादा उन्होंने किया था। तो कांस्य की वस्तु जो ब्रोंज जो होता है उनका जो निर्माण करते थे कौन? शिल्प कला में हड़प्पाई लोग। तो और हमें पता है जो बहुत सारी मात्रा में मनके प्राप्त हुए हैं, तो मनके से मतलब माला बनाने का काम भी जो है यह लोग करते रहे थे। तांबा जो है खेतड़ी की खान से प्राप्त करते थे। ये जो थे, खेतड़ी राजस्थान में पड़ता है, तो तांबे से भी अब भली भांति परिचित थे। और इसका क्या है? खेतड़ी से तांबा जो है प्राप्त किया करते थे। हमें पता है शिल्प कला में जिस प्रकार से हमने देखा, तो जो इनके जो शहर थे, नगर थे, वह ईंटों से बने होते थे। तो ईंटों का काम जो किया करता होगा या फिर मकान बनाने का काम जो किया करता होगा उसके लिए राजमिस्त्री की जरूरत पड़ी होगी। तो यह क्या है? राजमिस्त्री जो है शिल्प कला में राजमिस्त्री जो काम करता था, किसका? ईंटों के निर्माण का कार्य करता था। तो राजमिस्त्री वर्ग भी क्या है? शिल्प कला में ईंटों के निर्माण के कार्य के लिए प्रसिद्ध थे। साथ में नाव, मनका, मूर्ति, मोहरें, इस प्रकार की जो है शिल्प कला यह करते थे। और मिट्टी के जो बर्तन बनाने की जो कला थी इनकी वह बहुत ज़्यादा समृद्ध थी। तो मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे, पतली गर्दन टाइप के जो मिट्टी के बर्तन होते थे उस तरह से बनाते थे। और इनके जो बर्तन थे वो बहुत ही चमकदार होते थे। अब हम बात करें हड़प्पाई कालीन धार्मिक जीवन। तो धार्मिक जीवन से अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ यह पता नहीं है कि वह किस धर्म का पालन करते थे, क्योंकि कहीं पे क्या है, कहीं पे जो शव होते थे, जो व्यक्ति मर जाता है तो उनको कहीं पर दफनाने की प्रचलन था, तो कहीं पर उनको जलाने का प्रचलन था। तो इस प्रकार से यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि किस धर्म के लोग जो है किस धर्म को पर्टिकुलर वह मानते थे। तो अगर धर्म की बात की जाए तो धर्म में महिला की एक लघु मूर्ति प्राप्त हुई है, क्योंकि सारी चीज़ें हमें इनके साक्ष्यों के बेस पर ही जो हड़प्पा काल में अंदाज लगाना होता है कि साक्ष्य जो मिले उस प्रकार से इनका जीवन क्या रहा होगा। तो जो है एक लघु मूर्ति जो है वह प्राप्त हुई, जिसमें क्या है, महिला के गर्भ से उगता हुआ पौधा जो है वह छपा हुआ था। तो एक मूर्ति भी प्राप्त हुई है खुदाई में, जिसमें क्या है, उस मूर्ति पर क्या था, महिला के जो पेट था या गर्भ था उससे उगते हुए पौधे का जो चित्र है। तो इससे यह पता लगाया जा सकता है कि वह क्या है, प्रकृति को अपनी देवता जो है मानते होंगे, या फिर पृथ्वी को अपनी देवी के रूप में पूजते होंगे। क्योंकि इसमें पेड़ को निकाला है तो प्रकृति को देवी के रूप में पूजते थे। तो यहाँ से यह अंदाजा लगाया जा सकता है। साथ में पृथ्वी जो थी, क्योंकि वह क्या करते थे, मेन काम जो था उनका कृषि का था, तो कृषि के लिए क्या किसकी जरूरत थी, पृथ्वी की जरूरत थी। तो पृथ्वी को वह क्या मानते थे, अपनी देवी के रूप में पूजते थे। तो पृथ्वी को उर्वरता की देवी के रूप में पूजते थे। जिस प्रकार से जो मिस्र की जो सभ्यता थी तो उसमें क्या है, जो नील नदी थी, नील नदी को देवी की तरह पूजते थे। इसी प्रकार पृथ्वी को हड़प्पाई लोग क्या है, देवी के रूप में पूजते रहे होंगे। अब बात किया जाए कि एक जो चित्र मिला है उसमें त्रिसंगी चित्र मिला है, जिसमें एक योगी है त्रिसंगी चित्र, एक मूर्ति मिली है जिस पर एक योगी जो है अवस्था में बैठा है। तो जो त्रिसंगी है, तो त्रिसंगी को महाभारत में जो है शिव को बताया गया है। तो जो महाभारत है उसमें त्रिसंगी शिव को बताया गया है। तो इसमें यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो त्रिसंगी की मूर्ति थी वह किसकी होगी, योगेश्वर जो है इन्हीं की शिव भगवान की वह मूर्ति रही होगी। तो शिव भगवान से यहाँ पे अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि त्रिसंगी चित्र जो है उसका वर्णन मिलता है। अगर बात की जाए एक पशुपति महादेव जो है, क्योंकि यह पशुओं को भी पालते थे, जो इनके पालतू जानवर थे उनमें पशु थे, जिसमें कि गाय का, अगर बात की जाए हड़प्पा कालीन सभ्यता में तो गाय का वर्णन कहीं नहीं प्राप्त होता है। तो इससे गाय का अस्तित्व के बारे में नहीं कहा जा सकता, और गाय का वर्णन जो है हड़प्पा कालीन समाज में नहीं मिला है।
तो यह लोग पशुओं को भी पालते थे, पालतू पशु होते थे। तो पशुपालन का जो इनका कार्य था, तो उससे यह अंदाज लगाया जा सकता है फिर से कि जो पशुपालन जो रहा होगा उसके लिए क्या है, पशुपति महादेव की पूजा यह लोग करते थे। और उससे पता कैसे लगता है कि पशुपति महादेव थे, क्योंकि जो एक मूर्ति जो प्राप्त हुई है जिसमें एक जो व्यक्ति हैं उनकी एक तरफ क्या है, एक जो मूर्ति मिली उनमें एक तरफ उस व्यक्ति के पास हाथी बैठा था, एक व्यक्ति के पास एक तरफ हाथी बैठा था, दूसरी तरफ बाघ, और साथ में यहाँ पे क्या है, पैरों की तरफ 2 हिरन और एक तरफ गैंडा, और साथ में जो इनका सिंहासन था उस सिंहासन के पीछे इनके एक भैंसे का चित्र जो है प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से एक तरफ हाथी का, एक तरफ बाघ, एक तरफ गैंडा और सिंहासन के पीछे जो है भैंसे का चित्र जो है मिला है और पैरों में हिरण। तो यहाँ से भैंसे से यह अंदाज लगाया जा सकता है कि जो भैंसा क्या है, जो एक चित्र मिला है उसमें यह भी है, जो भैंसा जो है कुछ व्यक्तियों को अपने सींग से ऊपर से पटकता हुआ दिखाया गया है। तो इससे यह अंदाज लगाया जा सकता है कि यह लोग जो है कभी युद्ध हुए होंगे तो भैंसा को क्या है, विजय का प्रतीक माना होगा, और जब शत्रु को हरा देते थे तो उस समय पर क्या है, भैंसे के चित्र को जो इसकी भैंसे के चित्र जो दिखा रहा है उसमें यह दिखाया गया है कि शत्रुओं को मारकर भगा दिया गया, फिर उनको पस्त कर दिया गया। तो भैंसा क्या है, युद्ध का प्रतीक रहा होगा। एक महत्वपूर्ण पशु की बात करें तो हड़प्पा कालीन में एक सींग वाला जो गैंडा था वह सबसे महत्वपूर्ण पशु था, और दूसरा कुबड़ वाला सांड। तो कुबड़ वाला सांड और एक सींग वाला गैंडा जो है इनका महत्वपूर्ण पशु रहा था। अगर धार्मिक जीवन में देखें तो सबसे पहले जो स्वास्तिक चिन्ह है उसका भी जो प्रमाण जो है कहाँ से मिला है, हड़प्पा कालीन सभ्यता से मिला है। तो खुदाई में स्वास्तिक का जो चिन्ह है वह भी प्राप्त हुआ है। लोथल और कालीबंगा से हवन कुंड की प्राप्ति हुई है। तो हवन कुंड संभावत क्या है, हवन कुंड हिंदू धर्म के हिसाब से रहा है, तो हवन कुंड था, तो इसलिए क्या मान लिया जाता है कि हो सकता है हिंदू धर्म को मानते हो। वास्तव में देखा जाए तो इनके धर्म के बारे में कहीं कोई वर्णन नहीं दिया है कि वह किस धर्म या किस समुदाय को मानते थे। तो जो हवन कुंड है, हवन कुंड भी कालीबंगा और लोथल से प्राप्त हुआ है, और स्वास्तिक चिन्ह जो है यह भी प्राप्त हुआ है हड़प्पा कालीन समय में। अगर बात की जाए हड़प्पा में जो व्यक्तियों को जलाने की या दफनाने की प्रथा थी, तो जो हड़प्पा जो था, हड़प्पा में लोगों को दफनाने की प्रथा थी, वहीं क्या है, मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। तो हड़प्पा में शवों को दफनाने की प्रथा थी और मोहनजोदड़ो में क्या है, शवों को जलाने की प्रथा थी। और यहाँ पे बात किया जाए कि जो इनके जो शव होते थे वह सब एक साथ 2 शव मिलते थे। जो खुदाई में ऐसा देखा गया है कि एक साथ 2 शव मिले हैं, तो वहाँ से यह भी कुछ स्त्रियों के और कुछ पुरुषों के। तो यहाँ से यह अंदाज लगाया जा सकता है कि जब जो पुरुष है वह मर जाता होगा, उसके साथ जो उसकी पत्नी होती थी या विधवा जो हो जाती थी, तो पत्नी को भी क्या है, दफनाया या जला दिया जाता होगा, जिससे सती प्रथा का प्रचलन के बारे में अंदाज लगाया जा सकता है। और यह माना जा सकता है कि जो सती प्रथा थी वह भी क्या है, प्रचलन में थी। अगर हम बात करें ताबीज की, तो कई जगहों से ताबीज के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से यह अंदाज लगाया जा सकता है कि ताबीज जो प्राप्त हुए हैं, तो ताबीज से क्या है, या भूत प्रेतों से, मतलब जो भूत प्रेत होते थे या फिर काले प्रभाव या काली आत्माएं जो होती थी, उनसे बचने के लिए यह लोग क्या है, ताबीज का प्रयोग किया करते होंगे और ताबीज पहना करते थे। तो भूत प्रेतों से बचने के लिए ताबीज का प्रयोग, तो यह भी क्या इनके धार्मिक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। साथ में जो इनके शव होते थे, तो शवों के साथ जो है बर्तन रखने की प्रक्रिया होती थी कि कुछ ना कुछ बर्तन, जब किसी के शव को दफनाया जलाया जाता था तो कोई ना कोई बर्तन उनके साथ रख दिया जाता था। तो इससे यह अंदाज लगाया जा सकता है कि वह क्या है, पुनर्जीवन में क्या है, जो पुनर्जीवन या फिर कहें तो दोबारा से जो जीवन है मरने के बाद, उसमें विश्वास करते होंगे और उनको यह लगता है कि पुनर्जन्म जो है वह भी होता है। तो पुनर्जन्म में यह लोग विश्वास करते थे, क्योंकि जो शव थे उनके साथ बर्तन रखने की जो है प्रथा थी। शवों को जो है उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाया जाता था। तो उत्तर और दक्षिण दिशा में जो शव थे उनको लिटाया जाता था। और 2 शवों को एक साथ गाड़ा जाना संभवतः क्या है, स्त्री प्रथा का द्योतक है। लेकिन मंदिर के जो प्रमाण हैं वह हड़प्पा कालीन सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। अब हम बात करेंगे हड़प्पा कालीन सभ्यता के पतन की। तो हड़प्पा कालीन सभ्यता का जो पतन है वह 1800 ईसा पूर्व से शुरू हो जाता है और 1800 ईसा पूर्व से ही हड़प्पा कालीन सभ्यता का पतन माना जाता है।
तो धीरे धीरे यह पतन हुआ। तो ये जो पतन के बारे में जो विशेष कारण है कि किस वजह से पतन हुआ है, इसके बारे में यह अभी तक विवादित है और पूर्ण रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका पतन किन कारणों की वजह से हुआ। तो अलग अलग जो विद्वान हैं तो उनके अलग अलग राय हैं। तो कुछ यह मानते हैं कि जिस प्रकार से बाद में वैदिक आर्य जो है भारत में आए, तो वैदिक आर्य जो थे तो आर्यों ने क्या कर दिया होगा, हड़प्पाई सभ्यता पर आक्रमण कर दिया होगा और हड़प्पाई लोग थे उनको हरा दिया होगा और पूर्ण रूप से उनको हरा कर क्या है, हड़प्पाई सभ्यता का पतन हो जाता है और फिर आर्यों का आगमन जो है शुरू हो जाता है। तो यह वास्तव में इसको एक बहुत बड़ा मतलब साक्ष्य के रूप में नहीं माना गया है। लेकिन अगर इसके जो ज़्यादा मत जो हैं इसके पतन के कारण के लिए माने जाते हैं तो वह माने जाते हैं प्राकृतिक। तो प्राकृतिक आपदाएं जो हैं इस समय पर आई होंगी क्योंकि यह लोग जो है नदियों के किनारे बसे रहते थे, तो नदियां कभी बाढ़ लेके आई होंगी और बाढ़ से क्या है नदियों ने जब अपना रास्ता बदला होगा तो यह धीरे 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 उस प्रकार से क्या है इनका पतन होता गया। और कई यह भी विद्वान मानते हैं कि जो भूगर्भ के जो होते थे, जिस प्रकार से भूकंप उस समय पे बहुत टेक्टोनिक प्लेट्स का अपवर्तन रहा होगा और जो भूकंप वगैरह आए जिसकी वजह से धीरे धीरे यह सभ्यता जो है समाप्त हो गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको हड़प्पा कालीन सभ्यता जो थी इनसे जो इनके जो मेन ऑब्जेक्टिव थे या फिर इन बिंदुओं के माध्यम से आपको एक समझ विकसित हुई होगी और आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।